हाय गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे सुनकर आपने अगर उसे थोड़ा सा भी समझ लिया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आपके काम करने का तरीका, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका आने वाला फ्यूचर। सोचो, आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहां पे आपके पास पैसे इतने कम हैं कि आप अपनी रोज की जरूरत की चीजों को भी नहीं खरीद सकते, और सिर्फ 12 साल की उम्र में आपको अपना देश छोड़ना पड़ता है। इसलिए नहीं कि आप किसी दूसरे देश पैसा कमाने जा रहे हैं, आपको अपने ही देश से निकाला जा रहा है। और जब आप पहली बार कनाडा पहुंचते हैं तो वहां की हकीकत आपको अंदर तक हिला देती है। 12 साल का बच्चा जो दिन में स्कूल जाता है, शाम को मैकडी में काम करता है, और उसके बाद कभी कभी रात में गैस स्टेशन पे काम करता है, कभी सुपरमार्केट में लेबर का काम। लेकिन यही बच्चा कुछ साल बाद अपना घर बेचकर अपना सारा पैसा एक अजीब से कॉइन में लगा देता है। अब आप बोलेंगे मैंने इसे अजीब सा कॉइन क्यों बोला, क्योंकि 2025 में तो इसकी वैल्यू $1,10,000 है। बात ये नहीं है, अगर आप भी 2013 में होते जब इसकी वैल्यू 600-700 डॉलर पे थी और आपसे कोई बोलता कि इसको खरीद लो, तो आप भी यही बोलते कि ये अजीब सा कॉइन, कि ये क्या है, मेरे को इन सब में नहीं पड़ना। उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, इवन उसकी फैमिली तक ये बोलती थी कि ये पागलपन है। एक बार उसकी मदर का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बोला कि ही इज अ स्टूपिड किड। लेकिन यही पागलपन उसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस बनाने की ताकत देता है, और उसका नाम है चांगपंग जाओ, और दुनिया उसे सीजी के नाम से जानती है। जिसके पीछे ना कोई बैकअप है, ना कोई सपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ 8 सालों की मेहनत से वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ जाता है। और 2021 में उसकी नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर थी। ये स्टोरी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये स्टोरी है रिस्क लेने की हिम्मत की, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की चाहत की, और असफलताओं के सामने कभी हार ना मानने की। आज मैं आपको ले चलूंगा सीजी की पूरी लाइफ जर्नी पे, कि कैसे एक चीनी लड़के ने अपनी हिम्मत और मेहनत से दुनिया की फाइनेंस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये कहानी आपको मोटिवेट भी करेगी और आपको फील भी कराएगी कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है, कि जब कोई उस सिचुएशन में ऐसा कर सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। 1977 की बात है। चाइना के जियांगसू जिले में सीजी का जन्म हुआ था, और जो इनके फादर थे वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। और चाइना में उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे, और ना ही सरकार की नीतियों से असहमत हो सकते थे। और जो इनके फादर थे वो सरकार की नीतियों से असहमत थे। बस इन्हें उसी की सजा मिली, और इनकी फैमिली को मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। आप सोचो, आप सोचो, जब सरकार आपसे केवल आपका घर ले लेती है तो आप कितना प्रोटेस्ट करते हैं। पर इनके परिवार को देश छोड़ना पड़ गया, और लगभग 12 साल की उम्र में सीजी अपनी फैमिली के साथ कनाडा चले गए। और दूसरे देश पहुंचना मतलब नई भाषा, नया कल्चर, नए लोग, और सबसे जरूरी कि आपके पास पैसे भी नहीं है। और इनके माता पिता को वहां पे छोटे मोटे काम करने पड़े, और सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। और वहां पे सीजी ने पार्ट टाइम जॉब्स की, शाम को मैकडी में बर्गर बनाना, रात में गैस स्टेशन पे काम करना। सोचो, आप दिन में भी काम किया, रात में भी काम किया। और अगर हम बात करें एक छोटे से कंक्लूजन की, तो मेहनत छोटी या बड़ी नहीं होती, बस करनी पड़ती है। सीजी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। इन्होंने कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, और इनका फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और ये 2000 में इन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ज्वाइन की। वहां पे इन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जो बेसिकली ट्रेडिंग ऑर्डर्स को मैच करने और डील करने में हेल्प करता था। इसके जस्ट 1 साल बाद इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और ब्लूमबर्ग कंपनी ज्वाइन की। वहां पे इन्होंने लगभग 4 साल तक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम पे काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात इनके अंदर हमेशा रही कि किसी और के लिए काम करके मैं कहां तक जा सकता हूं। असली चेंज तो तब होगा जब मैं अपना कुछ बनाऊं। और बस फिर गया था। 2005 में इन्होंने ब्लूमबर्ग को भी छोड़ दिया, और संघई जाकर इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम रखा था फ्यूजन सिस्टम। और ये कंपनी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाती थी, और कुछ ही समय में ये कंपनी एशिया के टॉप ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने लगी। और अब आता है ईयर 2013, जो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ पोकर खेल रहे थे, जहां पे इन्होंने बिटकॉइन का नाम सुना।
जैसे ही इन्होंने बिटकॉइन का नाम सुना, इन्होंने उसके बारे में रिसर्च करने का सोचा। इन्होंने रिसर्च पेपर निकलवाया और एक वीक में बिटकॉइन के बारे में सारी रिसर्च की। और रिसर्च के बाद इन्हें इतना बिलीव हो गया कि बिटकॉइन केवल डिजिटल मनी नहीं है, ये आने वाले समय में पूरी फाइनेंशियल दुनिया को चेंज कर सकता है। और फिर इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लिया। इन्होंने अपना संघई का घर, जिसकी वैल्यू उस टाइम पे $1 मिलियन थी, उसे बेच दिया और सारा पैसा उठाकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। और जो उस समय बिटकॉइन की वैल्यू थी, लगभग एक बिटकॉइन की वैल्यू $600-700 के आसपास थी। और इनके आसपास के सारे लोग, रिश्तेदार, सब इनका मजाक उड़ाते रहे, घर बेचकर एक कॉइन ले लिया, ये कैसा पागलपन। लेकिन सीजी को अपनी रिसर्च पे इतना बिलीव था कि इन्होंने किसी की भी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। और अब आता है इनकी लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने इन्हें वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में पहुंचाया। ईयर 2017 में आईसीओ बूम पे चल रहा था। और अब आप पूछेंगे कि आईसीओ क्या होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनियां फंड रेजिंग के लिए आईपीओ लॉन्च करती हैं, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में कंपनियां फंड रेजिंग के लिए आईसीओ लॉन्च करती हैं। और इनकी जो कंपनी थी वो ऑलरेडी ट्रेडिंग सिस्टम पे काम कर रही थी। और इन्होंने 2017 में बाइनेंस लॉन्च किया और इन्होंने उसके साथ साथ खुद का टोकन बाइनेंस कॉइन भी लॉन्च किया। और उस समय जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, उन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे हाई ट्रांजैक्शन फीस, लो स्पीड, यूआई का सिंपल ना होना। पर बाइनेंस ने इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया और सिर्फ 6 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। और बाइनेंस की सक्सेस नहीं, सीजी को वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में पहुंचा दिया। और 2021 में जो इनकी नेटवर्थ थी वो लगभग $90 बिलियन थी। और आप सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इनकी लाइफ स्टाइल थी, ना कोई प्राइवेट जेट, ना कोई लग्जरी कार। और एक बार सीजी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे लग्जरी की जरूरत ही नहीं है, बाइनेंस ही मेरी लग्जरी है। और 2021 के बाद बाइनेंस को रेगुलेशंस की प्रॉब्लम आने लगी। और इसका बेसिक ये था कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लो हो रहा था और क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने लगे जो बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे। तो पैसे का फ्लो बैंकों में ना होके क्रिप्टो मार्केट में होने लगा। और जितने भी देश थे, यूएस, यूके, जापान, इंडिया, सबने बाइनेंस को बैन किया। कहीं जांच हो, और जितने भी देश थे, यूएस, यूके, जापान, इंडिया, किसी ने बाइनेंस को बैन कर दिया, कोई बाइनेंस की जांच करने लगा। लेकिन सीजी पीछे नहीं हटे, पर इन्होंने बाइनेंस के ऑपरेशन को और ज्यादा ग्लोबल कर दिया। और सीजी का मानना है कि क्रिप्टो को कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, ये जनता की ताकत है। और इस स्टोरी से आप में से ज्यादातर लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि 2013 में बिटकॉइन था और इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा लिया, पर आज तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इन्वेस्ट करके हम इतना सारा पैसा कमा लें। पर अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना, तो हमेशा आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आने वाले टाइम में आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मिलीनियर्स बिलियनियर्स देखने को मिलेंगे। और उस समय भी आप ऐसी ही स्टोरी सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है, बात टाइम की नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर हो, आपको हमेशा ऑप्शंस दिखेंगे। और दूसरी बात आती है रिस्क की, कि इन्होंने तो घर बेचकर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पर इन्होंने बिना कुछ सोचे ही घर बेचकर सारा पैसा बिटकॉइन में नहीं इन्वेस्ट कर दिया। पहले इन्होंने रिसर्च की, उसके बाद इन्हें अपनी रिसर्च पे इतना बिलीव था, तब इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।